जय हिंद प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं बेटा हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है सर्कुलर कॉइल है 100 टर्न्स, सबका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, करंट दे रखा है 0.4 एम्पियर। आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर पे बेटा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। वैल्यूज डाल दो। देखो n की वैल्यू 100, म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट करंट आपको दे रखा है, देखिए 0.4 एम्पियर डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस। और देखिएगा रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2। अब भाई मुझे दिख रहा है कॉमन फैक्टर ये 16 है। यहाँ पे भी इसको 16 बना देता हूँ, इसको 16 बनाता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻1। तो देखना कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर रहा हूँ, 16 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या। यहाँ पर है देखिए -7 -8 है, 2 माइनस कर देते हैं तो -6 है ऊपर पावर पाई इंटू, ऊपर थी -6 और नीचे -2 तो -6 + 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आंसर बच जाना चाहिए बेटा। आ रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 4.2 पे। 4.2 में बोल रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब मैं मान लूंगा इनफाइनाइट वायर है। पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मतलब ऐसा है कि एक लॉन्ग वायर हो गया, ठीक है, इसमें करंट हो गया, कितना करंट हो गया 35 एम्पियर, आई इक्वल टू 35 एम्पियर। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बेटा कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज डालें, वैल्यूज डालें, देखिएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट करंट है जी 35 एम्पियर, तो 35 एम्पियर करंट रख देते हैं डिवाइड बाय म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर रह गया आपका। आर की वैल्यू देखो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻1। ये 2 कैंसिल कर लो, यहाँ पे कुछ कैंसिल कर दो, तो मुझे दिख रहा है 35 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला तुम्हारा आंसर होना चाहिए। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4.3 पे। 4.3 में आपको बोला है लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जैसा हम जनरली बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, सॉरी, ऐसे बनाते हैं डायरेक्शंस, इसको नॉर्थ ले लेते हैं, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो वही मानने वाला हूँ मैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेना, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसमें वर्टिकल अप डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द प्लेन और वर्टिकल डाउन डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन। अब देखो जरा क्या बोला है कि करंट है जी आपका, करंट है जी आपका नॉर्थ से साउथ, यानी करंट इस डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू दे रखी है 50 एम्पियर। अब क्या पूछा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। यानी जो आपका पॉइंट पूछा है वो यहां से 2.5 मीटर ईस्ट में है। इस पॉइंट पे तुमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो तुम्हें पता होगा ये वाला रूल के हम थंब को रखते हैं करंट के अराउंड और ऐसे कर्ल करते हैं वायर के अराउंड, तो फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग रही है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे कर्ल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड्स। मतलब पहले मेरे को डायरेक्शन पता लग गई वर्टिकली अपवर्ड्स। और वैल्यू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा देता हूं। इनफाइनाइट वायर के लिए वैल्यू आती है भाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। फिर से वैल्यूज डालो, म्यू नॉट बाय 2 पाई होता है 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट होता है, करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर डिवाइड बाय
डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2.5, तो मुझे दिख रहा है बेटा 100/2.5 होता है 40, तो ये आ जाएगा 40 × 10⁻⁷ टेस्ला, या फिर 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये आपका आंसर होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.4 पे। 4.4 में बोला है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड वायर कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो वही ले लेते हैं हम, ईस्ट टू वेस्ट ना, ये ईस्ट होता है जनरली, ये वेस्ट होता है, तो ईस्ट टू वेस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में करंट है, और करंट है 90 एम्पियर। ठीक है। अच्छा क्या पूछ रहा है जी आपसे? आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। इस लाइन के नीचे 1.5 मीटर। तो एक चीज नोटिस करो, अगर ये ईस्ट वेस्ट, ऐसे सोचो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे ऐसे मतलब यही हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये ईस्ट डायरेक्शन है। बेटा जब आप ईस्ट को फेस करते हैं तो आपके राइट में दक्षिण, दायां, राइट में साउथ होता है, लेफ्ट में नॉर्थ होता है। यानी कि अगर इधर ईस्ट है तो इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, आउट ऑफ द प्लेन आपका साउथ हो गया, इन टू द प्लेन आपका नॉर्थ हो गया। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आउट ऑफ द प्लेन तुम्हारा साउथ हो जाएगा और इन टू द प्लेन यहां पर नॉर्थ हो जाएगा। बेटा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट, पिछले क्वेश्चन में मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बोर्ड के प्लेन में कर दिया था, अब की बार बोर्ड का प्लेन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी अब की बार बोर्ड के प्लेन में ये ऊपर अप है, वर्टिकली अप, और ये वर्टिकली डाउन है। नॉर्थ साउथ इसमें नहीं है, नॉर्थ ऐसे, सॉरी नॉर्थ ऐसे है इनटू द प्लेन, और साउथ ऐसे आउट ऑफ द प्लेन। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। बिलो द लाइन मतलब इससे 1.5 मीटर नीचे, यहां पर एक पॉइंट ले लें, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है। फिर से वो मैं थंब वाला रूल लगाता हूं, हमें क्या करना है, करंट के अलोंग अपना थंब रखना है और फिर ऐसे कर्ल करना है। तो ऐसे कर्ल करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा पॉइंट पी पे, नीचे वाले पॉइंट पे मेरी फिंगर्स बाहर आ रही है ना, और बाहर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ डायरेक्शन। तो बेटा पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता लग गई, डायरेक्शन यहाँ पे होगी साउथवर्ड्स, या टूवर्ड साउथ लिख देना। वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जो 2-3 बार हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू नॉट आई बाय 2πr। फॉर्मूला लगाने वाला हूं, म्यू नॉट आई बाय 2πr। देखना इसमें म्यू नॉट बाय 2π, फिर से 2 × 10⁻⁷, करंट इसमें 90, डिस्टेंस 1.5। अब मुझे पता है 1.5 से 90 कैंसिल होने वाला है, 60 आ जाएगा, 2 × 60 हो जाएगा 120, 120 × 10⁻⁷, मतलब ऐसे लिख देता हूं 1.2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्शन में पहले बता चुका हूं। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.5 पे। क्या बोल रहा है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है ऑन अ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू गिवन है। तो भाई मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में होने वाला है, तो वायर जो है इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, और करंट का जो वायर है वो इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और करंट की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। उसने पूछा है क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है ऐसे, आई डीएल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना होता है। बेटा डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है जी डीएल बी साइन थीटा, यहां पे साइन 30। उसने क्या पूछा है, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी मुझे लेंथ से और डिवाइड कर देना है, डीएफ बाय डीएल कर देना है। देखो डीएफ बाय डीएल करोगे आ जाएगा आई बी साइन 30। वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज डालोगे तो यहां पे आंसर आ रहा होगा, देखिएगा आई की वैल्यू है 8 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिएगा 0.15 टेस्ला, साइन 30 की वैल्यू देखना हाफ। क्या बचा तुम्हारे पास, 4 ×
0.15, और बेटा 4 इंटू 0.15 कितना हो जाने वाला है? मेरे ख्याल से हो जाना 0.6। ये हो जाएगा आपका 0.6 न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये आपका वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की। क्वेश्चन नंबर 4.6 देखते हैं, क्या बोला है जी। 3 सेंटीमीटर का वायर है, करंट दे रखा है उसमें, और इसको सोलेनॉइड में रखा है। कैसे रखा है? सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बेटा आप जानते हो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होता है। आपको बोला है कि मैं जो वायर रख रहा हूं वो इसके परपेंडिकुलर रख रहा हूं, वायर इसके परपेंडिकुलर रख रहा हूं। और कैसा वायर रख रहा हूं? 3 सेंटीमीटर का वायर रख रहा हूं इसके परपेंडिकुलर, और उसकी कुछ करंट है उसके अंदर 10 एम्पियर। पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ऑलरेडी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितना, ये दे रखा है। पूछा क्या है? बस इतना पूछा है मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैं लगा दूंगा IL×B, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा फोर्स की वैल्यू होने वाली है करंट मॉड ऑफ L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और देखना L और B के बीच में एंगल तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो तुम तो सीधा ऐसे कर सकते हो ILB। वैल्यूज डाल दो। I है तुम्हारा 10, लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड कितना है देखना, मैग्नेटिक फील्ड है 0.27। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये हो गया जी 3 × 2.7, 3 × 2.7 8.1 हो जाना चाहिए। तो जाएगा 8.1 × 10⁻², न्यूटन। और अगर इस तरह से है तो तुम डायरेक्शन भी देख सकते हो। देखो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो L क्रॉस B इस केस में वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर आ जाएगा। इस डायरेक्शन में तुम्हारी फोर्स आ जाएगी, जो तुम राइट हैंड रूल या 10th क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो भी तुम्हें रूल पता है उससे निकाल सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4.7 देखते हैं। 4.7 में बोला है दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं A और B, दोनों में करंट दिए हुए हैं 8 एम्पियर 5 एम्पियर, और करंट सेम डायरेक्शन में। देखना करंट अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, करंट अगर ऑपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। फोर्स निकालना है 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे वायर ए के। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले मैं दोनों का फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दूंगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला जनरली बच्चों को दिया जाता है जो वो याद करते हैं। अगर ऐसे इनफाइनाइट वायर्स हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल करंट्स हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बच्चों को याद कराया जाता है μ0I1I2/2πr। ये फॉर्मूला याद कराया जाता है। तो अगर इसको मैं वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, वायर की लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर, तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। यानी फोर्स कितनी आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेंथ इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो μ0/2π होता है 2 × 10⁻⁷। I1 I2 बेटा 8 और 5 थे ना, हाँ, तो 8 × 5 40 बचेगा। देखिएगा लेंथ हो गया μ0/2π हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया। आर कितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिएगा 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब अच्छी बात यह है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होना है, दोनों को मुझे 10⁻² से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा यहाँ पे देखना 4 और 40, ये 10 का फैक्टर आ गया। अच्छा इसके बाद क्या बचा? 2 10 10। तो बेटा आंसर मेरे पास दिख रहा है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। और एक चीज और इसमें बोल देता हूँ बेटा, पहले भी मैंने मेंशन किया था, ये फोर्स कैसी होगी जब दोनों वायर्स पैरेलल होते हैं, तो फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं। सॉरी मैंने बोला शायद वायर्स पैरेलल होते हैं, मेरा मतलब था जब दोनों करंट्स पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। करंट जब ऑपोजिट होते हैं तो फोर्स रिपल्सिव होती है। आइएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.8 में। 4.8 में बोल रहा है एक सोलेनॉइड है जी 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 लेयर है उसमें वाइंडिंग की, 400 टर्न्स ईच।
400 टर्न्स, फिर 400 टर्न्स, फिर 400 टर्न्स, तो 5 ले रहे हैं। अगर 5 ले रहे हैं तो टोटल नंबर टर्न्स कितना हो गया? 400 इंटू 5, 2000, 2000 टर्न्स हो गई। अच्छा, डायमीटर सोलेनोइड का दिया हुआ है, आपसे पूछा है करंट इतना है। क्या पूछ रहा है? एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनसाइड द सोलेनोइड नियर द सेंटर। तो बेटा मैं जानता हूं नियर द सेंटर, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? देखना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 2000 और टोटल लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, ये कैंसिल कर देता हूं, 200 बटा 8 25 होगा, तो 2500 बच जाएगा ये, 20, क्योंकि नीचे 10 की पावर -2 भी था ना, तो 2500 पर मीटर आ जाएगा ये। वैल्यूज डाल देते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। B इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है जी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया आपका 250। करंट, करंट देखिएगा दिया हुआ है आपको 8 एम्पियर। अब देखना 4 इंटू 25, ये तो हो जाता है जी 100, तो और 2 जीरो यहाँ भी हैं, तो 10 की पावर 4 दिख रही है मुझे, -7, तो 10 की पावर -3 बच जाएगी, और 8 यहाँ है, तो मेरे को बेटा आंसर दिख गया 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। कैलकुलेट करके ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4.9 देखो, बोल रहा है स्क्वायर कॉइल है, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट दे रखा है। कॉइल को हमने सस्पेंड कर रखा है वर्टिकली और इस तरीके से कि इसका जो प्लेन का नॉर्मल है इस कॉइल के, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आप ऐसे सोचो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन जो कॉइल का नॉर्मल है वो उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है कुछ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है टॉर्क। बेटा बहुत आसान है, टॉर्क होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट आपका लूप के नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल डायरेक्शन है ना, उसी से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मिलेगी। तो मुझे अगर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है जी, तो हो जाएगा दोस्तों एम बी साइन 30। एम की वैल्यू डालेंगे अब। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? देखिएगा 20 टर्न्स है, 20। करंट कितना है? देखिए करंट है 12। एरिया कितना है? बेटा स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पर 0.8, उसको लिख देता हूँ 8 इंटू 10 की पावर -1। साइन 30 कितना होता है? हाफ। ये आपका आंसर आना चाहिए। और देखो जरा क्या क्या बच गया मेरे पास, मेरे ख्याल से इसको कर देता हूँ 4। अच्छा ये 4 हो गया, ये हो गया मेरा 240, ये यहाँ 100 दिखाई दे रहा है मेरे को, और ये 10 की पावर -5। अच्छा कुछ ज़्यादा हो गया भाई, चलो मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। 240 इंटू यहाँ पे था -5, अच्छा ये 4 भी है, 4 यहाँ पे रख देता हूँ। और इधर देखना मैं क्या सोच रहा था, -5 + 2, ये 10 की पावर -3 आ रहा होगा। अब मुझे पता है 24 इंटू 4 होता है 96, तो ये 960 इंटू दिस होगा, विच इज सेम एज 0.96, ये वैल्यू आएगी। और टॉर्क की यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए टॉर्क का। ये काट देना है भाई, मैं बस फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉर्क इक्वल टू सी थीटा, फिर क्या करना है मेरे को? करंट सेंसिटिविटी ना, तो दैट इज थीटा बाय आई, दैट इज सेम एज NAB/C। और उसमें क्या था? वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसके लिए मुझे चाहिए होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे रखी है क्या? हाँ रेजिस्टेंस दे रखी है, R1 इक्वल टू दिस, N इक्वल टू दिस, रेजिस्टेंस दे रखी है, उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखना जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4.10 पे आ जाओ। आपको गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल है, तो मैं आपको याद दिला देता हूं पहले। करंट सेंसिटिविटी CS, एंगल
पर यूनिट करंट, दोस्तों ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर आपको लिखना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसमें क्या कर देना है, थीटा बाय वी होना चाहिए ना, तो करंट को रेजिस्टेंस और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, यानी कि आ जाएगा करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे आई आर आना चाहिए अब की बार, तो करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर दो, एन ए बी अपॉन सी आर। आप पूछ क्या रहा है आपसे, आपको 2 मीटर्स दिए हुए हैं, सारा डेटा दिया हुआ है भाई हमें, पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज, दोनों की करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटीज का रेशियो पूछ रहा है। तो पहला पार्ट मैं ऐसे करूंगा, मुझे करना है करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट की डिवाइड बाय सेकंड की, तो यहां से देखो, और देखो ये भी बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, तो सी हमेशा कैंसिल होने वाला है मेरा, ठीक है। तो यहाँ केवल एन ए बी का रेशियो चाहिए मुझे, तो ऊपर आएगा N1 A1 B1, नीचे आएगा N2 A2 B2, वैल्यूज डालने वाला हूं, देखना जरा N1 बाय N2, N1 मुझे दिख रही है 30, N2 दिख रहा है 42, तो ये आ गया भाई 30/42। एरिया देख लेना 3.6, A2 में 1.8, 3.6 डिवाइड बाय 1.8। मैग्नेटिक फील्ड देखना, ऊपर 0.25, नीचे 0.5, ये आया। तो देखना जी, इसमें अगर मैं कुछ कैंसिल करूं तो क्या बचेगा, मैं तो वो कर रहा था ना 3/4.2, तो 1/1.4 बचा। अच्छा, और इसने M2 एंड M1 बोला है, तो एक्चुअली ये CS2/CS1 पूछ रहा होगा, चलो मैं लास्ट में उल्टा कर दूंगा। अभी मेरा आ गया 1/1.4, इधर इधर बचा 2, और ये क्या है हाफ, तो ये कैंसिल हो गए, तो CS2/CS1 मेरा बचा, ये कैंसिल हो गया जी, तो CS2/CS1 देखिएगा, ये बच गया हमारा 1.4। अच्छा, मैं जानता हूं वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होते हैं, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इसका रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोबारा ये भरने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को यूज करके निकाल लूंगा वोल्टेज का। तो आप देखना वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ VS2/VS1, क्या आना चाहिए, पहली बात तो CS आ रहा है, यानी पहली बात तो आ जाएगा CS2/CS1, और रेजिस्टेंस इनवर्स है, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए R1/R2 से। वैल्यूज डालो, देखो CS2/CS1, बेटा ये तो है 1.4, R1 कितना दे रखा है, R1 है 10G, R2 देखिएगा, R2 दे रखा है 14, ओके, तो बेटा ये तो 14/14 1 ही आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो हमारा 1:1 हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.11 देखें, आपको बोला एक चेंबर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गाउस, और दे रखा है गाउस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन को शूट किया इसमें एक स्पीड से जो कि दे रखी है, आपसे पूछ रहा है पहली बात तो वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, तो बेटा ये तो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, क्यों है वो सर्कल, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है तुम्हारी क्यू वी क्रॉस भी होती है, तो ये फोर्स हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगी, और ऐसी फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहे उससे सर्कुलर मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स तुम्हारी सेंटर की तरफ होती है जिससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है। अच्छा वो तो ठीक है, चलो सर्कल बनेगा, उसका रेडियस पूछ रहा है, बेटा फॉर्मूला तुम्हें पता है, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस होता है जी R = mv/qb, वैल्यूज डालते हैं, m देखो सब डेटा दे रखा है, m है 9.1 × 10⁻31, स्पीड, स्पीड है 4.8 × 10⁻6 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ मुझे 1.5 दिख रहा है 1.6 की जगह, तो मैं 1.5 ही ले लूँ क्या, 1.5 ही ले लेता हूँ, 1.5 × 10⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दे रखा था 6.5 गाउस, गाउस जो है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, मैं ऐसा करता हूँ पहले वैल्यूज और पावर्स को अलग कर लेता हूँ, 9.1 × 4.8 डिवाइड बाय 1.5 × 6.5, तो मैं तो इसको कैलकुलेटर से कर दूंगा बेटा, और ठीक है ये तो मैं कैलकुलेटर से करने वाला हूँ। ऊपर देखिए ये ऊपर है -25,
नीचे है -23, -25 + 23 हो जाएगी 10⁻², -2। ठीक है, अब यहां पर देखना, मैं मल्टीप्लाई वैसे रफली मैं बोल सकता था, अगर 1.6 होता तो बल्कि अच्छे से कैंसिल भी हो रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, रफली नहीं करता हूँ मैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ कैलकुलेटर से। एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी ये है भाई 9.1 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 6.5, दिख रहा है मुझे 4.48, लगभग 4.5 आने वाला है, नियरली 4.5 इंटू 10⁻², मीटर, या फिर इतना फिर मैं सेंटीमीटर में बोल दूं, 4.5 सेंटीमीटर, ये उसका लगभग रेडियस आ जा रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं कि बेटा मैंने देखा है एनसीईआरटी में आंसर इसका 4.2 दिया हुआ है, जो कि आपका आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू करेक्ट होती तो हो सकता है हमने यहाँ टाइपिंग मिस्टेक करी हो या एनसीईआरटी ने टाइपिंग मिस्टेक करी हो। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 होता है, तो मैं 1.6 लेके ही कैलकुलेशन करूंगा, उसी से तुम्हारा आंसर भी मैच करेगा। देखना ये जहाँ भी 1.5 लिखा था उसको मैं 1.6 कर दे रहा हूँ, तो 1.6 ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6, मुझे लगता है या तो हमने टाइपिंग मिस्टेक करी होगी, 1.6 होगा, तो 1.6 लेके करोगे ना तो इससे सही आंसर आ जाएगा आपका, आपका आएगा 4.2 इंटू 10⁻² मीटर, या फिर 4.2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। 4.12 में बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन में आपको निकालने हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछ रहा है क्या ये आंसर स्पीड पे डिपेंड करता है। तो बेटा आई होप सब लोगों को याद है ये आंसर स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसीलिए साइक्लोट्रॉन काम करते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है आपको, कि टाइम पीरियड जो है या फ्रीक्वेंसी जो है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का उल्टा होगा। टाइम पीरियड में होता है 2πm/क्यूबी, तो फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा क्यूबी अपॉन 2πm। वैल्यूज डालता हूँ, ई की वैल्यू फिर से 1.6 इंटू 10⁻90 ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा था पिछले क्वेश्चन में 6.5 गाउस डिवाइडेड बाय 2 पाई पाई, चलो ठीक है, पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ। और मास, मास मुझे पता है होता है 9.1 इंटू 10⁻31। क्या क्या बच गया, क्या क्या रह गया देखिएगा, 19 4 23, ये 31, 31 में से 23 गए तो 8 बचते हैं, तो 1.6 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻, क्या बोला था मैंने, 31 माइनस 23, 8। और अब ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन वंस अगेन, ताकि आपको मैं एग्जैक्ट आंसर दे पाऊँ, मैं कैलकुलेटर से ही करने वाला हूँ। और ऐसा करता हूँ, ऊपर 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 1.6 की जगह 160 कर दूंगा, तो इसको 10⁻6 कर दूंगा, ठीक है। तो 160 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 9.1, बेटा ये कुछ आ रहा है 18.2 इंटू 10⁻6, तो मैं लिख सकता हूँ इसको नियरली 18.2 मेगाहर्ट्ज या मिलियन हर्ट्ज, जो भी आप बोलना चाहो, कैपिटल एम हर्ट्ज, मैं तो मेगा हर्ट्ज बोलता हूँ। तो इतनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, और जैसे मैंने पहले ही बोला, क्या ये स्पीड पे डिपेंड करती है, डज इट, डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड, आंसर है इसका नो। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को याद नहीं है, बेटा ऐसा होता है कि रेडियस में आता है स्पीड, टाइम पीरियड अगर निकाल रहे हो तो वो होगा 2πr/v, और अब देखो अगर मैं r की वैल्यू डालूं तो ऊपर भी v नीचे भी वो कैंसिल हो जाएंगे, और टाइम पीरियड तुम्हारा 2πm/q भी बच जाएगा, और इसी के इनवर्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि स्पीड से इंडिपेंडेंट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.13 पे आ जाइए। 4.13 में आपसे पूछा है कि भाई एक सर्कुलर कॉइल है, 30 टर्न्स रेडियस दिया हुआ है, इसका करंट भी दिया हुआ है, सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा, फील्ड लाइंस इसकी एक एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, और ध्यान दो मैग्नेटिक मोमेंट भी कॉइल का नॉर्मली होता है, तो ये 60 डिग्री क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ही एंगल हो गया।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट द कॉइल, क्योंकि क्या है, अगर 60 डिग्री पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ टॉर्क लगाएगा उसको रोटेट करने के लिए। क्या टॉर्क लगाएगा? m क्रॉस b। तुम्हें उसका उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसे बैलेंस करने के लिए। तो वैल्यू तो उतनी ही आने वाली है, यानी पार्ट ए का आंसर क्या होगा? तुम्हारा काउंटर टॉर्क कितना होना चाहिए जितना मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया है, और मैग्नेटिक फील्ड ने कितना लगाया होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मतलब कि एम बी साइन 60। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। एरिया यहां पे है जी पाई आर स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन 60। वैल्यूज डाल दो। देखो नंबर ऑफ टर्न्स है 30, करंट देखिएगा, करंट है आपका 6 एम्पियर इनटू पाई, पाई को चलो 3.14 करते हैं, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 8 तो रेडियस का स्क्वायर हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर -4 से और मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या रह गया मेरा? एन आई पाई आर स्क्वायर, अरे मैं भूल गया, पाई आर स्क्वायर बी रह गया क्या मेरा? हाँ बी रह गया भाई। बी अच्छी बात ये 1 ही है, ओके। और उसके बाद साइन 60, साइन 60 है जी √3/2। ये कैलकुलेशन करनी है तो कर देते हैं यार कैलकुलेशन, ऐसी भी क्या बात है। तो कैलकुलेटर है हमारे पास, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, 3। तो क्या क्या दिख रहा है मेरे को? मुझे दिख रहा है बेटा 30 × 3 90, इतना तो कर ही सकता हूँ, इंटू 3.14, भाई बाकी आगे नहीं कर रहा मैं, 3.14 इंटू 64 इंटू √3 होता है 1.732 इंटू पूरा 10 की पावर -4। बेटा ये वैल्यूज डालने वाला हूँ कैलकुलेटर में और वैल्यू निकालने वाला हूँ, देखिएगा कितना आना चाहिए। 90 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 1.73, ये आ रहा मेरा 31,289 इंटू 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 तो 3.1 ही हो जाएगा फिर तो ये, यानी कि ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, नियरली 3.1 ऐसा यूनिट्स न्यूटन मीटर। पार्ट बी में क्या पूछा? पार्ट बी में पूछा है क्या पूछा है? वुड योर आंसर चेंज, क्या हमारा आंसर चेंज होगा अगर पार्ट ए में जो सर्कुलर कॉइल है उसको हम रिप्लेस कर दें प्लेनर कॉइल से, जिसकी शेप कुछ इरेगुलर हो, मतलब जरूरी नहीं है सर्कल हो, लेकिन उसका एरिया सेम आए, बाकी सब सेम रहे। अच्छा, एरिया सेम हो उसका, शेप बस सर्कुलर ना हो, एरिया लेकिन सेम रहे, और जो भी एंगल वैंगल थे, करंट वरंट थे, वो सब सेम है। तो बेटा अगर ऐसा एरिया सेम है तो हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट में शेप क्या, बस एरिया ही मैटर करता है, एरिया सेम आना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट आता है NIA। तो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न सेम है, करंट सेम है, एरिया सेम है, एरिया की वैल्यू सेम है, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा, बी सेम आएगा, एंगल सेम है तो टॉर्क भी सेम आएगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, नो आंसर डजंट चेंज because it depends only on the value of A, not on the exact shape। exact shape पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, हमें तो बस A की वैल्यू से मतलब है, वो चाहे स्क्वायर हो सर्कल हो, जब तक कि उसका एरिया कुछ पर्टिकुलर है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वही वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वही वैल्यू आएगी, तो टॉर्क की भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा।